अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है लोग राजन साहब ने, बहुत शुक्रिया लोग कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आज भी हम यकीनन यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें कुछ गाइड करेंगे, कुछ बताएंगे कि आखिर ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो है वो इससे पहले भी मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट टाइम हुआ है और शायद ना ही आखिरी बार हुआ है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ और इस किस्म के इंसिडेंट्स हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो बात की जा रही है कि सारे लोग जो है पाकिस्तान से बात करना छोड़ दें और बिजनेस बंद कर दें, और वैसे बिजनेस कोई हो भी नहीं रहा और बातचीत भी वैसे देखा जाए तो कोई नहीं हो रही, सिर्फ एक ले दे के क्रिकेट हो रही है या कोई गेम्स हो रही हैं। तो सिर्फ उसकी वजह से इतना ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की गई है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो है आपके, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि शायद इंडिया अटैक कर देगी। और बात है कि कल चीमा साहब तो बिल्कुल इनकारी हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, आराम से सो जाए। तो क्या लगता है आपको कि क्या चल रहा है और इस बात को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? क्या डायलॉग होगा या कोई ना कोई हम ये उम्मीद करें कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कोई चीज हम देखने जा रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हैं, इस वजह से भी इस वक्त जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इस चीज की जरूरत है। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं आरजू जी। पहली हम्म। बात तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान है। इसलिए है क्योंकि ये, जैसा कि आपने कहा, ये कोई नया मामला नहीं है और पहले भी हम्म। बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं। हमने सबूत दिए हैं। मानना ना मानना पाकिस्तान के ऊपर होता है, वो तो कसाब को भी नहीं मान रहे थे, बाद में मजबूरी में हम्म। मानना पड़ा। जो जम्मू कश्मीर में अभी हुआ है, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक है। हमारे उसमें एक मेजर जो हम्म। हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, एक कर्नल जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी वो वीरगति को प्राप्त हुए, और भी कई सारे जवान हमारे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से संबंध और बातचीत कैसे की जाए। पहला तो सवाल ये है कि बातचीत करें किससे, ये अभी तक क्लियर नहीं। दूसरा ये कि बातचीत क्यों करें। क्या हमने पिछले 75 साल से बातचीत नहीं की है? क्या 75 साल से हमने शांति की कोशिशें नहीं की हैं? और उनका नतीजा क्या निकला है? हम सब ये जानते हैं आरज़ू जी, आप भी जानती हैं। मुझे तो वो तस्वीर नहीं भूलती कि वाजपेयी जी हाथ हिला रहे थे लाहौर में अमन की आशा वाली बस हम्म। लेकर, और करगिल में जो पाकिस्तान ने किया वो हम सब ने देखा। जंग लड़नी पड़ी हमें। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मंशा क्या है? देखिए, जी20 की मीटिंग अभी हुई। मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में भी मैंने कहा कि जी20 की मीटिंग कराना जम्मू कश्मीर में बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात उसके बाद होगी, क्योंकि जो मैसेज जाएगा, जो मैसेज अभी तक ये जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, वो पाकिस्तान के चश्मे से देख रही थी जम्मू कश्मीर को। पाकिस्तान जो दिखाना चाहता था, वो देख रही थी दुनिया। लेकिन पहली बार इंडिया ने किया कि देखिए, आप किसी और के चश्मे से, किसी और की नज़र से मत देखिए, आप सीधे ग्राउंड पर आइए, जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी देखिए। अच्छा, जी20 की मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डेलीगेशंस आते हैं। जी20 की मीटिंग का मतलब होता है एक पूरा इकोसिस्टम है। उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, उनके और अलग-अलग यूथ्स आई, अलग-अलग टॉपिक पे अलग-अलग लोग आए, अलग-अलग देशों से लोग आए। वो जम्मू कश्मीर गए, वो घूमे, फिरे, देखे। आपको नया डेटा मिल ही होगा कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है और विदेशों से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर में शांति, वहां की प्रोग्रेस, वहां की डेवलपमेंट, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। हम्म। क्योंकि पाकिस्तान जो प्रोपगेट करता है, उसका जवाब है ये। प्रोपगेट करके आप जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो इन सब के जरिए झूठा साबित होता है। तो अब जो ये घटना हुई है, जो ये घुसपैठ हुई है, ये इसलिए हुई है ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि भारत जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो गई है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है या कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर अशांत है और वहां अभी भी हमले हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और देखिए, आज और न कल इसमें सबूत मिलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं, जो 3 आतंकी मारे गए हैं अभी उरी के पास, हथलंगा नाम का इलाका है, वहां पर एनकाउंटर हो रहा था। वहां पे 3 आतंकी मारे गए हैं, एकदम एलओसी के पास। 2 की बॉडी हमने रिकवर कर ली है, तीसरे की बॉडी रिकवर नहीं कर पाए। रिकवर इसलिए नहीं कर पाए कि वो घायल हो गया था, रेंगते रेंगते वो पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से में चला गया, और उसको सपोर्ट मिल रही थी, पाकिस्तानी पोस्ट से लगातार फायरिंग हो रही थी, कवर फायर दी जा रही थी।
और ये इसके ऑन रिकॉर्ड हैं, ये वीडियो में सब आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो वो उधर चला गया, हमारी तरफ से कहा गया कि जी ड्रोन से हमने फुटेज लिया, हमारे ड्रोन पर भी अटैक पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से किया गया, ड्रोन पर भी फायरिंग की गई। तो ड्रोन में हमें पता चल गया कि जी वो तीसरा भी मर गया है, लाश हम उसकी रिकवर नहीं कर पाए, 2 की तो लाश हमने रिकवर कर लिया, हमारे पास मिल गई उसकी बॉडी। उनके पास से क्या मिला है? एक AK-47 चाइनीज पिस्टल मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं, पाकिस्तानी करेंसी मिली है और IED मिली है। अब आप सोचिए कि आपकी तरफ से अगर ये लोग आ रहे हैं तो उनकी मदद कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो आप अगर ये कहती हैं कि बातचीत के जरिए सॉल्व होगी चीज कि कैसे होगी, तो बातचीत तो 76 ईयर से आरजू जी हम कर ही रहे हैं और कोई भी हल आज तक निकला नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बातचीत के जरिए अब कोई हल होना है। इसका एक ही हल है कि परमानेंट हर लेवल पर, जैसा कि मेजर साहब कहते हैं, गौरव आ रहा है कि भाई बिजनेस नहीं करना है तो बिजनेस तो वैसे ही बंद है। मैं तो कहता हूं कि जो वाया होके भी बिजनेस हो रहा है उसको भी बंद कर देना चाहिए। बॉलीवुड और क्रिकेट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर बॉलीवुड का भी कुछ हो नहीं रहा मेरा ख्याल है, यहाँ पे कोई खास ऐसे नहीं कुछ चल रहा, सिर्फ ये क्रिकेट विकेट ही है। लेकिन ये जरूर है नहीं, कि जैसे अभी आपने अभी एक कोई पंजाबी फिल्म आई थी, आई थिंक उसमें हमने देखा विदेश में शूटिंग हुई, तो उसमें पाकिस्तानी कलाकार भी थे उस फिल्म में। अच्छा अभी आई थी शायद, सही दिलजीत दोसांझ की फिल्म थी या किसकी थी, अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। सही। लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर में जो है वो पहले के मुकाबले में इस किस्म की कार्रवाइयां कम हुई हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के लोगों को कंट्रोल करने में या इस तरह की हादसों को रोकने में टाइम लगता है। अगर आप पहले के मुकाबले में कंपेयर करें तो बहुत कम हो गया है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि अमन रहता है और बहुत ही कम इस किस्म के हादसे होते हैं, लेकिन बहरहाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान से बातचीत में इसलिए कह रही थी कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करें, अगर जंग भी करें, कुछ और लड़ाई झगड़ा भी करें, लेकिन बाद में बात तो डायलॉग से ही करनी होगी और ये तो बताना ही होगा कि भाई हमें आपसे ये शिकायत है और ये शिकायत है और ये हो रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान में वो पहले वाली हालत तो नहीं है ना कि इनकार कर देंगे, या करें भी तब भी इनको मालूम होगा कि FATF में भी जा सकते हैं, सारी दुनिया देख रही है। और अब आप लोगों ने तो G20 वगैरह करा के और ज्यादा एक तरह से कश्मीर में पूरी दुनिया को नजदीक ले आए हैं। तो आपको लगता नहीं कि बाकी जो कंट्रीज उनका प्रेशर भी आएगा पाकिस्तान पे, तो बात करनी चाहिए कहीं ना कहीं, इस चीज को उठाना तो चाहिए। देखिए आरजू जी, मुझे लगता है कि बात करके हमने देख लिया है और अभी ताज़ा तो अपडेट आपको मिलेगा होगा कि यूएई ने जो हमारी डील हुई, यूएई, सऊदीया और इंडिया के बीच जो बड़ी डील हुई है कॉरिडोर की, उसमें यूएई की तरफ से जो नक्शा जारी किया गया है उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है। तो यूएई ने तो बता दिया भैया कि देखिए पाकिस्तान, हमने ये कर दिया है, बाकी पाकिस्तानियों को जो करना है करें। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं। दूसरी चीज है कि सवाल ये कि आखिर कब तक हम बातचीत 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 ये रट लगाए रहेंगे। मुझे लगता है कि एज ए पर्सनल मेरा व्यू है, सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी लोगों का नहीं। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया। देखिए एक एग्जांपल देता हूं आरजू जी, मैं एक पड़ोसी है मेरा, मान लीजिए, मैं उससे बड़ा परेशान हूं, वो लगातार मेरे खिलाफ परेशानियां खड़ी करता है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। मैं कोशिश करता हूं चलो यार बातचीत कर लो भाई, मान जा, ये कर ले, कुछ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ वैसा कर लेते हैं। वो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। वो हर बार मेरी राह में अड़ंगा डालता है, हर जगह मुझे नुकसान पहुंचाता है। इसकी एक लिमिट है। तो उस लिमिट के बाद क्या होगा कि मैं उस पड़ोसी से पहले चरण में बातचीत बंद करूंगा, फिर धीरे 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 अपने सारे टाइज उसके साथ खत्म करूंगा, फिर धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि उसको आइसोलेट किया जाए। फिर अगले फेज में आएगा कि इस तरह आइसोलेट कर दिया जाए कि वो अपने आप अंदर से वो खाली हो जाए। तो अगर आप गौर करेंगी आरजू जी, तो पिछले 30 इयर्स में इंडिया की जो पॉलिसी रही है पाकिस्तान के लिए, उस पॉलिसी में चेंजेस आए हैं और पिछले 10 साल में ज्यादा चेंजेस आए हैं। आप ये महसूस कर रही होंगी कि आइसोलेशन की वजह से पाकिस्तान की हालत कैसी है। इनफैक्ट कभी जो सऊदी अरब, यूएई आपको मतलब ऐसे ही बोलने से पहले आपको पैसे दे देते, आज वो भी आपसे मिन्नतें कराते हैं, तब जाकर पैसे देते हैं, वैसे नहीं होता। तो कुल जमा मुझे लगता है कि अब जो भारत की पॉलिसी है कि भैया पाकिस्तान को एकदम आइसोलेट कर दो, क्योंकि हमने देखिए बहुत लंबा टाइम हमने देख लिया, ऐसी प्रॉब्लम है कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारी सिर्फ एक मांग है भाई, गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। और होना कितना भी यही टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए पाकिस्तान को? 75 इयर्स से ये प्रॉब्लम चल रही है। और कितना टाइम चाहिए जो आप कहते हो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हालांकि वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए? आपका सैयद सलाउद्दीन
दिन दहाड़े आता है सामने, वीडियो मैसेज देता है कि कश्मीर की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करवा रहे हैं ना, कल को जब फिर से आप एफएटीएफ में जाएंगे, जब कल से आपको फिर प्रॉब्लम होगी, तो आप कहेंगे जी भारत इसके खिलाफ काम कर रहा है, जी हमें भारत ने फंसवाया है एफएटीएफ में। तो पहले अपने यहाँ तो कंट्रोल कीजिए। आप टेरर फंडिंग में आप सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसमें भारत तो करेगा ना, हम तो करेंगे भाई, हमें अपने आप को भी बचाना है, तो करेगा ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आइसोलेशन का अगला प्रोसेस जो है आप देखेंगे बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर हम तो बहुत ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ सही हो और पाकिस्तान इन चीज़ों को कंट्रोल करे, लेकिन आपके ख्याल से अगर भारत ये डिमांड करे कि जिन लोगों के नाम वो देते हैं, जिनके खास तौर पे जैसे सैयद सलाउद्दीन है या हाफिज सईद है, कई बार कहा भी गया है कि जिनको हमारे हवाले कर दीजिए, क्या इन लोगों को हवाले अगर कर दिया जाए तो आपके ख्याल से ये सब कुछ जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा? अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि नई पीढ़ी तैयार नहीं हो जाएगी? आप हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो, आप पूछ रहे हैं। इसको हवाले कर दो, नई पीढ़ी भी तो होगी। एक टाइम आता, हर किसी के ना एक्सपायरी डेट है, तो इस तरह के जो लोग हैं हाफिज सईद और इन लोगों की भी एक एक्सपायरी डेट है, तो उनको तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक आप एक्सपायर नहीं हो रहे हो। जब आपको लगेगा कि नहीं अब दूसरी पौध लीड करेगी, उनको हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर आपके यहाँ कई सारे और भी लोग मारे गए हैं, तो एलिमिनेशन में ये पॉइंट भी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आईएसआई खुद ही मरवा रही है, क्योंकि अब उनका यूज नहीं है, वो किसी काम के नहीं रह गए, तो पालने की जरूरत नहीं। दूसरी आप बात करिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, जब भी इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने हैं, आपको याद होगा कि जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जिम्मेदारी है कि भाई बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपको बनाया गया है। आते ही उन्होंने कश्मीर को लेकर बयान दिया कि नहीं दिया? अब मुझे बिल्कुल। बताइए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर को लेकर बयान देने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इलेक्शन करीब है और बिना कश्मीर के इलेक्शन तो नहीं होगा। और अभी जो ये सारी चीजें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से ही अभी से ऐसा किया जा रहा है कि भाई हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, और कश्मीर कश्मीर फिर से आपके यहाँ चर्चा होगी और उसके नाम पर वोट बटोरे जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ नॉर्मली कश्मीर के नाम पे वोट नहीं बटोरे जाते, लेकिन ये ज़रूर होता है कि इस वक्त जिस तरह से एजेंसीज और आर्मी को लोग बुरा भला कह रहे हैं, एक आम आदमी भी जो सड़क पे चलता हुआ जा रहा है या कोई सब्जी बेचने वाला है या कुछ, वो भी बुरा भला कह रहा है, और इस वक्त अपने आप को जो है कवर शील्ड देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो है वो इनको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे ये बता सकें कि देखे जी हमें तो भारत खाने वाला था, अगर हम ना होते तो हम तो पता नहीं हमें खा गया होता। नहीं, इसलिए ये भी तो ये किया जाता है। इलेक्शन में हमारे यहाँ भारत का नाम नहीं लिया जाता, नहीं नहीं, तो आपकी सियासत बिना कश्मीर के कैसे चलती है? क्योंकि नहीं सर चलेगी। हमारे यहाँ सियासत इलेक्शन का मतलब ही कोई नहीं होता ना। हमारे यहाँ तो पहले से तय हुआ होता है कि भाई चलिए बेटा बस चलिए ये चलिए 4 दिन के वोटिंग होगी, लेकिन आना तुम्हीं है, ये पहले से तय चलिए, होता है। ये भी है, ये भी है, लेकिन कश्मीर तो एजेंडा तो कह रही हैं आप, सारे नेताओं के देखिए तो कश्मीर को लेकर बयान देंगे ही देंगे उसमें। वो तो जाहिर है कि वो खैर, एस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा होता है कि जाते के साथ ही पहला स्टेटमेंट यही देते हैं, और बाहर निकलते ही इमरान खान की तरह फौरन ही जो है वो बात को पलट देते हैं और तारीफें शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी पाकिस्तान पर भी एक खास नज़र रहती है और आपकी वीडियोस भी हम देखते रहते हैं। क्या लग रहा है आपको, इमरान खान बाहर आ पाएंगे? और अगर आ गए तो क्या इलेक्शन अगर होता है और इमरान खान उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार इमरान खान को दोबारा से जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं? इसी वजह से तमाम लोग दूसरी पार्टी डरी हुई हैं, बिकॉज जो महंगाई आई है, जिस तरह से हाल हुआ है लोगों का, तो एक बार फिर सबको इमरान खान याद आ गए, क्योंकि उनके टाइम तक थोड़ा कम था ये सब कुछ। देखिए, अगर आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको लगता है या उसको अपने आप पर भरोसा है कि वो इमरान खान को साइडलाइन करके देश पर कंट्रोल कर लेगी, तब इमरान खान नहीं आएंगे। लेकिन जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों के इमोशंस हैं, और ये आप भी बात जानती हैं कि इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है जनता, वो इमरान खान को चाहती है कि वापस आ जाए। ये बात आपके यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पाकिस्तान का मूड क्या है, मतलब पाकिस्तान की जनता का मूड क्या है। मूड कहता है कि इमरान खान को लाना है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई इमरान खान के रहते रहते आप करप्शन इंडेक्स में 26 पॉइंट्स का जंप हुआ, 116वें से, नवाज शरीफ जब गए थे तो 116वें पे थे, जब इमरान खान गए तो 140वें नंबर पे आया। ये भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई करीब करीब 48% आपने अपनी हिस्ट्री का जो लोन लिया वो इमरान खान के लोन में टर्म में लिया। ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हाँ,
यह है कि लोगों का जुड़ाव इमरान खान से ज्यादा है, बाकी पार्टियों से नहीं, और बाकी पार्टियां ये बात जानती हैं। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि उनको किसी न किसी तरह से इलेक्शन के आसपास भी न फटकने दिया जाए, और ऐसा कर दिया जाए कि इनके लिए भी वोट मांगने वाला कोई न रहे, सब कुछ ऑप्शन ही नहीं रहे पाकिस्तान के अवाम के पास कि जी अब तो इन्हीं को देना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं रही। ये करना चाहती है। लेकिन अब इसमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें आर्मी की तरफ से, आपकी सेना की तरफ से, आपकी एजेंसियों की तरफ से किसको लाइन को क्लियर कराया जाता है कि इमरान को हटा दो, या चलो कोई बात नहीं, इमरान को समझा बुझा के फिर ले आते हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो इमरान चलेगा। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स और अपनी पावर, इन दोनों में किस तरह सामंजस्य बिठाती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पक्का है, इलेक्शन हुए, इमरान खान वापसी हो जाएगी। अगर इमरान खान हिस्सा ले पाए, वैसे कोशिश तो यही लग रही है, देखने में यही आ रहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। एमबीएस के ऊपर भी बड़ी बातें बनाई गई कि जी वो भारत गए G20 में, पाकिस्तान नहीं आए, और हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा था कि 4 से 6 घंटे के लिए हो सकता है चक्कर लगे, 4 से 6 घंटे के लिए आएंगे तो ये बात होगी, वो बात होगी। क्या लग रहा है आपको कि जो ये गल्फ कंट्रीज हैं वो भारत से नजदीक हो रही हैं, और पाकिस्तान से जो दूरी बन रही है उसमें एक मेन रीजन तो खैर ये भी लगता है मुझे कि जो बार बार पैसे मांगे जाते हैं या कोई ना कोई फेवर मांगा जाता है, वो भी है शामिल। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय गवर्नमेंट भी इस किस्म की कोई कोशिश कर रही है कि जिससे कि पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के बीच में थोड़ा गैप आ जाए, या थोड़ा सा फासला आ जाए, थोड़ा डिस्टेंस जोन में? नहीं नहीं आरजू जी, अब हम तो वो कर रहे हैं जो हम दोनों देशों के इंटरेस्ट की बात है। मतलब अगर हम गल्फ कंट्रीज में, अगर मैं सऊदी की बात करूं या यूएई की बीच बात करूं, तो हमारे रिश्ते वैसे बढ़ रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि पाकिस्तान के लिए हम ऐसी बातें करें। बाकी पाकिस्तान और उन देशों के बीच जो रिलेशन है, इसको खराब करने में 100% पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं। इंडिया ने कभी कोई बयान नहीं दिया कि भाई हम आप पाकिस्तान में ऐसा मत करिए, या पाकिस्तान से आप दोस्ती मत करिए, या भाई अभी आईएमएफ की जब आपकी डील हुई तो सऊदी अरब ने पैसे दिए ना, यूएई ने दिए ना, तो भारत ने एतराज नहीं किया। भाई ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच का मामला है, पाकिस्तान और यूएई के बीच का मामला है, उसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया के जो संबंध है वो इंडिया के संबंध इसलिए अच्छे हो रहे। देखिए, आपकी लाइन उतनी ही है, बस इंडिया ने अपनी लाइन बढ़ा दी है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की लाइन छोटी हो गई, और कोई फर्क नहीं। अब देखिए, एमबीएस G20 में भी आए शामिल होने, और उसके बाद उनकी स्टेट विजिट भी थी भारत की। मुझे याद है, सऊदी गजट जो वहां का बहुत बड़ा नामी अखबार है, उसने अपने फ्रंट पेज पर अगले दिन, जब स्टेट विजिट के अगले दिन, उसने क्या लिखा? उसने लिखा, हेडलाइन उसकी थी, मैं आपको भेज दूंगा, अ न्यू एरा ऑफ कोलैबोरेशन। ये एमबीएस का विजन है कि वो जो मिडिल ईस्ट के लिए करना चाहते हैं, जो सऊदीया के लिए करना चाहते हैं, उसमें इंडिया की पोजीशन कहां है। तो वो इस हेडलाइन से आपको पता चल जाएगी कि इंडिया उनके लिए कितना मायने रखता है। देखिए, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है जिसको तेजी दी जा रही है, और इसके लिए करीब करीब आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार के दौरे में 50 एमओयूज हमने साइन किए हैं अलग अलग फील्ड्स के। अब आप सोचिए कि $100 बिलियन अभी तो शुरुआत है, वो इस कॉरिडोर के अलग की बात है, इन्वेस्टमेंट का प्लान। सऊदीया को भी पता है कि हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी पता है कि हमें सऊदीया की जरूरत है। कैसे पता है, मैं आपको बताता हूं। इस समय अगर सऊदी अरब के लिए मैं कहूं तो सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो फूड सिक्योरिटी की है। भाई वहां पे तो बहुत सारी चीजें, कुछ उपजता तो है नहीं, सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं खाने की चीज। तो इंडिया के रूप में उन्हें नजर आता है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला देश, यानी कि सऊदी अरब और बाकी जो कंट्रीज हैं उधर उधर की फूड सिक्योरिटी इंडिया की जिम्मेदारी होगी। और इंडिया को बदले में क्या चाहिए? इंडिया को बदले में चाहिए पावर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो इसके लिए भी डील्स हुई हैं, और वो कंट्रीज हमें एनर्जी के नीड्स हमारी सिक्योर करेंगी, और हम उनकी फूड की नीड सिक्योर करेंगे। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ये आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये दोनों सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एमबीएस का दौरा, एमबीएस का विजन जो है, वो उसमें पाकिस्तान का ही नहीं है, क्योंकि एम्बिशन के लिए, विजन के लिए आप कुछ प्रोडक्टिव हो तो चले, तो आप प्रोडक्टिव नहीं है, आप बेसिकली पैसा लूटने में लगे कि भैया दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। तो आखिर कब तक कोई ऐसा करता रहेगा कि आपको देता रहेगा?
वो तो खैर आलोक जी, हम लोगों का टैलेंट है, हम कोई जगह बना ही लेंगे सोच साच के। लेकिन ये कि इस रीजन के लिए आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और क्या फायदा होगा? क्योंकि हमेशा से पीएम मोदी ने यही कहा कि वो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सोचते हैं, या कम से कम इस रीजन के बारे में उन्होंने कई बार ये कहा है कि जो भी काम हो वो सिर्फ भारत के लिए ना हो, बाकी कंट्रीज के लिए भी हो। तो आपके ख्याल से इस रीजन को क्या फायदा होगा, ये जो इस वक्त आप लोग का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है और जिसमें यूरोप और मिडिल ईस्ट ये सब है, बल्कि टर्की ने कहा है कि वो भी उसका हिस्सा होना चाहता है या होना चाहिए, टर्की की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया है। क्या क्या कहेंगे आप? हाँ, टर्की की तरफ से ऑब्जेक्शन भी आया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा एर्दोगन साहब ने कि जी अगर यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी हाँ। काउंसिल में अगर आपको परमानेंट सीट चाहिए तो हम सपोर्ट भी करेंगे। तो हम्म। पाकिस्तान के लिए बड़ा डिसहार्टनिंग मोमेंट है कि भाई एक तरफ टर्की आप कहते हैं कि जी हमारे साथ है, दूसरी लेकिन तरफ वो सिक्योरिटी नहीं, काउंसिल में जी, जी। वह नहीं, लेकिन देखिए, जब हमने मुझे जहां तक याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सी पैक के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब जब थे तो उन्होंने कहा था कि हम भारत को भी दावत देते हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए हमें दावत दें, ऐसी क्या बात है? मतलब इस तरह तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, पहले वो बोली गोली वाला मामला सॉल्व हो, फिर इस पर सोचेंगे हम लोग। अभी मैं आता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा ना उस पे आता हूँ मैं। देखिए, आपने रीजन की बात कही है, बिल्कुल। हम्म। अ, आपने अगर देखा होगा इस रीजन में प्रॉब्लम्स हैं। श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई, नेपाल में प्रॉब्लम हुई, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, भूटान में भी प्रॉब्लम चल रही है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई। बांग्लादेश को तो आईएमएफ से ठीक-ठाक लोन भी सिक्योर करवाने में भारत ने बहुत मदद की थी। देखिए, अगर आप भारत द्वारा किए गए कामों को देखेंगे, भारत ने अभी बांग्लादेश तक हमने पाइपलाइन पहुंचा दी, ऑयल भेजने के लिए। पहले ट्रकों पे जाता था, अब वो सीधे पाइपलाइन से पहुंच जाएगी। श्रीलंका को हम मदद कर रहे हैं लगातार, भूटान की मदद करते हैं हम, नेपाल की मदद करते हैं। नेपाल में हमारे यहाँ से भी कई चीजें जाती हैं। तो जो सबसे बड़ा जो हमारा ये कॉरिडोर से फायदा होगा कि ऑयल, फर्टिलाइजर्स को नहीं भूलना चाहिए। फर्टिलाइजर में हम थोड़ा अभी कमजोर हैं, लेकिन आप हम्म। अगर इजिप्ट और सऊदी अरब और इनको देखेंगे तो वहां पे फर्टिलाइजर्स काफी सारे हैं, तो हम्म। उसका इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरा, वहां से ऑयल, जो क्रूड ऑयल आता है, आपके यहाँ रिफाइनरी की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हम जो रिफाइन करके जो उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हम अपने रीजन में भी करते हैं, यूरोप को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो चीजें सस्ती होंगी। जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो चीजें सस्ती होंगी, पड़ोसियों के लिए सस्ती होंगी। अब पड़ोसियों में हम्म। पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, वो आपका दुर्भाग्य है, अब क्या कहें इसमें। तो देखिए, अभी जो हमारे पीयूष गोयल हैं, मंत्री जो हैं, उनका एक बयान बड़ा जबरदस्त आया। जो आप कह रही है ना कि रीजन पे क्या असर पड़ेगा, रीजन पे असर ये पड़ेगा कि अभी हमारा और सऊदी अरब के बीच नियर अबाउट $52 बिलियन का कारोबार है, 52 का। और पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले कुछ टाइम में ये 100 बिलियंस को हम क्रॉस करेंगे। तो अगर 100 बिलियंस को क्रॉस करेंगे, इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी मार्केट, तो उसका फायदा हमारे आसपास के जो देश हैं, भाई हमारे श्रीलंका से भी रिलेशन अच्छे हैं, हमारे बांग्लादेश से भी रिलेशन अच्छे हैं, हर जगह है। तो ये भी तो उसका फायदा उठाएंगे। हमारे पोर्ट्स बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है। तो इसका फायदा तो उन्हें भी होना। अगर हम ग्रो करेंगे तो साथ साथ वो भी ग्रो करेंगे, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये फायदा होगा रीजन को। नहीं नहीं, ग्रो तो खैर हम भी करेंगे और हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, क्योंकि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और आई विश के पाकिस्तान थोड़ा संभल जाए और यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ी अक्ल आ जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और हमारी सेवेंटी वजह से बाकी सेवेंटी सब फाइव कर रहे हैं। ईयर्स में 75 ईयर्स में तो अकल दिखी नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है 76 ईयर्स 77 ईयर्स में आ जाए, लेकिन आ जाती है। बाद में, की वो अक्ल दाड़ देर में निकलती है ना, हम लोगों की शायद वही वाला प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि बहरहाल अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, इसलिए कि जो हाल यहाँ पे खराब हुआ है वो ये नहीं कि आम पब्लिक का हुआ है, वो इन लोगों का भी हुआ है जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो एजेंसी वाले और पॉलिटिशियन जो एक मुल्क को एक चला रहे हैं। जी। एक बात मैं और आपको एमबीएस के दौरे से मुझे याद आई। हाँ। अ, अभी आपके यहाँ जो आपकी स्टेब्लिशमेंट है उसको और प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इस सेंस में होने वाली है, आपकी फौज सऊदी अरब में है ना? हम्म। है जी ना? जी। एक हाँ। एक हिस्सा है ना? जी। 2019 में पीएम मोदी और सऊदी अरब के बीच एक डील हुई थी जिसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन की भी बात थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर आपको याद हो। और बहुत जल्द आपको ये खबर मिलेगी कि सऊदी अरब और भारत मिलकर वेपन्स बना रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए और टेंशन बढ़ने वाली है, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा टेंशन बढ़े, उससे पहले पाकिस्तान को सँभलना होगा और सँभल ही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू। थैंक यू।